नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एमसीक्यूज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है। क्वेश्चन आप अगर मैं बताऊंगी आपको, मैंने एक बार जो पिछले साल के पेपर उठा के देखे थे 2019 का, कल मैंने आपको करवाया था 2018 का। आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिलते जुलते आ रहे हैं। तो जिस जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग मैंने उससे रिलेटेड टॉपिक आपको करवाए हुए हैं। कुछ रह गए हैं वो इसमें रिवीजन भी हो जाएगी और कुछ हम लोग वैसे भी कर लेंगे। एक दो मैं रिकॉर्डेड वीडियो और भी डालूंगी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, और एक और न्यूज़ आपके लिए, एस्टेट की जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। डेट है अब हमारी 10 दिसंबर। अच्छा, और जिसने फॉर्म अब तक फिल नहीं करा ये मत सोचो कि अब तो 10 तारीख के हम लोग आराम से करेंगे, एक दो दिन में अपना फिल कर लो। कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना तो फिर वो जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होती है। लास्ट टाइम में तो हम फिर दूसरों से क्वेश्चन करते रहते हैं अब हम क्या करें। तो ठीक है, इसलिए फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, जोरों शोरों से जुट जाइए। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ डिमांड, ये हमारा 2019 का पेपर है जो हमारा पिछले साल आया हुआ था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने कराए हैं। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। लॉ ऑफ डिमांड किस पर अप्लाई नहीं होता? पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसके ऑप्शन गलत है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस पे अप्लाई नहीं होता। इसमें इंफीरियर गुड है, नहीं होता इसके ऊपर। गिवन गुड्स पे नहीं होता, नॉर्मल गुड पे होता है और सुपीरियर गुड पे भी नहीं होता। इसका मतलब क्वेश्चन या तो अपोजिट दिया गया, बाद में इसके ऊपर स्टार भी मिला था, मार्क्स लगभग मिल गए थे सबको। तो ये क्वेश्चन था। तो हो सकता है अगर ये आ जाए कि किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो नॉर्मल गुड्स के ऊपर होता है। और जो घटिया प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है मान लो, तो घटिया वस्तुएं हम लोग नहीं खरीदते। तो ये डिमांड वाला जो है ना, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता। गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स लगभग एक ही होती हैं, घटिया ही बोलते हैं दोनों को। सुपीरियर के ऊपर भी लागू नहीं होता। मैंने इसमें आपको वीडियो बनाई हुई है डिमांड वाली, उसके अंदर आप देखिएगा कि किस किस के ऊपर ये लागू होता है, किस किस पे नहीं लागू होता। मैंने पूरी डिटेल से करवाया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। एस्टेट सीरीज में ही है, तो उससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है जी आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बैड डेट्स रिजर्व से है। जो बैड डेट्स के हमारे हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको होता क्या है, फिर हम लोग इसको कर लेंगे। देखिए, डेटर्स होते हैं हमारे, बिल्कुल होते हैं। हम लोग को कभी भी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो क्रेडिट पे ना हो। अगर हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो हमारे डेटर्स भी होंगे। डेटर्स होंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैसे टाइम पे दें, हो सकता है वो ना दें। तो हम जो कौन सा वाला हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म वाला यही कहता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर वर्स्ट। इसका मतलब है कि हम लोग अच्छे के लिए तो उम्मीद करेंगे, हाँ हमारे जितने भी डेटर्स हैं हमें पेमेंट दे देंगे, लेकिन हम लोग बुरे के लिए भी तैयार रहें। तो हम बुरे के लिए तैयार हो गए, हमने प्रोविजन बना लिया। अब प्रोविजन भी बना लिया और हमने डेटर्स को ये भी बोल दिया कि हाँ हम तुम्हें छूट भी दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कहता है कि हमने 5% का तो प्रोविजन बनाना है और 2.5% हम डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारे जो डेटर्स है ना, टोटल हैं जी 20,000 के। तो हम कितने के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे, मतलब कितने अमाउंट का प्रोविजन बनाएंगे? तो एक ऑप्शन था आपका 500, एक 1000, एक 475, एक 750। तो सीधा सीधा था, बिल्कुल आसान है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए थे बिल्कुल इजी थे। देखिए, मैंने वही कहा है कि अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी +1 वाली अकाउंटिंग है ना, जो हम लोगों ने बेसिक कर रखी है, क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिकल उसमें से आ जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं इतने आसान थोड़ी आएंगे, आसान और मुश्किल के चक्कर में उलझ जाते हैं। तो आपको आसान से टॉपिक भी करने हैं और मुश्किल भी करने हैं। देखिए, 20,000 के ऊपर हम लोग 5% का क्या लगा देंगे जी, प्रोविजन लगा देंगे 5% का। कितना हो गया? 1000, 20,000 रुपये हैं। 20,000 के हमारे क्या हैं जी, डेटर्स हैं। 5% का हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया।
अब उसके बाद हमने 2.5% का हमने प्रोविजन भी बना दिया, तो 2.5% कितना हो जाएगा जी, इसका 19,000 का 19,000 का कितना हो गया 2.5%, यानी कि ये हो गया। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 100 कर देंगे, गुना में 100, तो ये भी हो गया जी ये। तो अगर हम 19 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 475। यानी कि हमने क्या करना है, 5% का पहले प्रोविजन निकाल लेना है, उसके बाद जो हमारे जो डेटर्स बच जाएंगे 19,000 के, उसके ऊपर हमने 2.5% निकाल लेना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 475। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, ये है जी होस्टोन स्टडी किसने दी थी, एल्टन मायो ईस्टन, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसके अंदर इसने होस्टोन स्टडी के बारे में बताया था कि ये स्टडी है। तो ये किसने, क्या ये ईस्टन वाले ने दी, एल्टन मायो वेस्टर्न वाले ने दी, या फिर चेस्टर बर्नार्ड साउथन, सबने ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ही किया था। और चेस्टर बर्नार्ड साउथ में, या फिर चेस्टर बर्नार्ड ईस्ट में। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका वेस्टर्न वाली जो है ना, वेस्टर्न वाले के ऊपर आपको टिक करना है। अगर दोबारा भी आ जाए, कई बार पता नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो वेस्टर्न है ये, एल्टन मायो वेस्टर्न, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ऊपर रिसर्च की थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, एक और फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। एक कंपनी है जी, उसने अपने शेयर इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर दिए। आज मार्केट में वैल्यू है 50 रुपए। वो कहता है कि 40% डिविडेंड क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। 40% अगर रिलीज किया है तो वो किस पर होगा, ये हमने हमेशा ध्यान रखना है कि डिविडेंड मार्केट के अंदर चाहे 10 रुपए वाले शेयर की वैल्यू 200 रुपए भी हो, तो भी 200 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 40% किसके ऊपर आएगा, 10 रुपए पे, यानी कि 10 रुपए का 40% कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, 4 रुपए हो गया। अब हमने खरीदा कितने के ऊपर है, तो 50 रुपए में। अब ये कहता है कि आपको वास्तविक लाभ कितना हुआ, यानी कि आपको रियल में प्रॉफिट कितना हुआ। फेस वैल्यू 10 थी, हमने तो 50 में खरीदा ना, तो हम तो 50 मानेंगे, तो 4 रुपए प्रॉफिट हुआ, यानी 50 के ऊपर हमें 4 रुपए मिले, तो कितना परसेंट हो गया, 50 के ऊपर 4 रुपीज अगर हमें मिलते हैं तो कितना हो जाएगा जी, ये 4 रुपीज किसका परसेंटेज है, कितने का परसेंटेज है, तो लगा लेते हैं हम लोग। ऑप्शन के अंदर क्या है 7.12, ये तो हो ही नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग सोचने लग जाए कि 50 का 4% क्या होगा। वैसे तो सीधा सा कैलकुलेशन क्या है कि इसको डबल कर दो। अगर हमें कभी भी परसेंटेज निकालनी है, हम 50 के 4 में काफ़ी देर से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर हम दोनों को डबल कर देंगे, इसको 100 कर देंगे, तो ये 8 आ जाएगा, सीधा सीधा है 8% है। फिर भी हमें कंफ्यूजन हो गया, हमें लगता है नहीं हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन ले लो। 8% है तो 50 का 8% निकालना, एक बार कितना आएगा जी, 4% हो गया, कैसे भी निकाल लो, वो हो गया जी। तो 8% ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, दोनों को डबल कर दिया, 50 को 100 में कन्वर्ट करो, उतने से ही उसको गुना कर दो, वो परसेंटेज बहुत इजीली निकल जाती है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। प्रैक्टिकली क्वेश्चन 4-5 आए हुए थे, बिल्कुल इजी आए हुए थे, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, लेकिन आए। लेकिन हम लोग क्या मुश्किल क्वेश्चनों में फंस के इतने इजी का तो सॉल्यूशन ही नहीं करके आए, छोड़ के आ गए, फंस गए फिर तो हम।
चलिए अब है जी एरर, क्लरिकल मिस्टेक कौन कौन सी हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, या दोनों, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए एरर को ही समझ लेते हैं थोड़ा सा। एरर ऑफ ओमिशन कौन सी होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन क्या होती हैं, बहुत बार जब हम लोग कुछ भूल जाते हैं ना तो कहते हैं भूल चूक लेनी देनी, तो जो भूल चूक लेनी देनी है वो एरर ऑफ ओमिशन ही तो है ना, कि हमने आपसे पैसे ले लिए किसी कस्टमर से, एंट्री करना भूल गए, किसी को पेमेंट दे दी, एंट्री करना भूल गए, परचेज किया, एंट्री करना भूल गए, सेल किया तो भूल गए, तो ये क्या हो जाएगी एरर ऑफ ओमिशन। फिर है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का क्या मतलब हुआ कि लिखने में गलती हो गई, 500 रुपये लिए 5000 लिख दिए, 5000 लिखे 500 रुपये लिख दिए, लिए मतलब कोई भी मिस्टेक हो सकती है। 1250 लिए 1225 लिख दिए, 1205 की जगह 3 दिख गया, 5 की जगह 8 दिख गया, हो सकता है, तो वो मिस्टेक कौन सी होगी, एरर ऑफ कमीशन। फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है, हमने सिद्धांत ही गलत कर दिया। रिपेयर अकाउंट है, रिपेयर अकाउंट को हमने क्या किया, मतलब कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डालना था, हमने किसी फिक्स एसेट में डाल दिया। मटेरियल परचेज करके लाए, छोटा मोटा राशन पानी, और हमने परचेज में दिखा दिया, उसको स्टॉक में दिखा दिया, गलत हो गया। वो तो नॉर्मली हमारा खर्चा था खाने पीने का, और हमने अपने स्टॉक के अंदर दिखा दिया उसको, तो वो क्या है एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने हेड ही बदल दिया, हमने लेजर ही बदल दिया उसका, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं है। क्लरिकल मिस्टेक आपने कभी देखा होगा, वैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जब हम छोटी मोटी मिस्टेक बिल्कुल अननोइंगली कर लेते हैं, भी हाँ भी ये मिस्टेक हमसे होगी, तो हम कहेंगे भी ये तो ना क्लरिकल मिस्टेक है, यानी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाय चांस जो मिस्टेक हो गई, भूल गए या फिर लिखने में गलती हो गई, तो दोनों ही तो है ना, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, बोथ। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, दर्शनी हुंडी क्या है। दर्शनी हुंडी, दर्शन मतलब कि एक चीज हम दिखा के किसी से पैसे लें, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ना, वाउचर। वाउचर नहीं होगा। वाउचर कब होता है, वाउचर तो हम तब करते हैं जब हम किसी चीज की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उस प्रूफ के साथ एक वाउचर भरते हैं, डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट, वाउचर होता है वो। अगर हमने किसी से पेमेंट ली तो हम वाउचर भरेंगे, दी तो अगला भरेगा, तो ये वाउचर क्या होता है, साथ में हमें सपोर्टिंग्स लगानी होती हैं। एक हो गया जी हमारा लेजर। लेजर भी नहीं हो सकता, लेजर क्या होता है, खाता होता है, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं। फिर आ गया जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस तो हमारा बीमा है, वो दर्शन हुंडी तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन बच गया डिमांड बिल। डिमांड बिल हो सकता है कि हमने जिस चीज की डिमांड करी वो चीज हमें मिल रही है, एक पर्टिकुलर एक बिल बना दिया, डिमांड बिल, वो हो जाएगा जी दर्शन हुंडी बोला जाता है इसको। फिर प्रैक्टिकली एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, बड़ा ही मतलब इम्पोर्टेंट, तो क्या कहूँ मैं, अर्थमेटिक मीन है, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन एवरेज ही तो होती है, एवरेज निकालना क्या नहीं आता आप लोगों को, सबको आता है। कितनी हमारी आइटम है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 है, 5 को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है। 13 20, 13 और 10 23, उसमें 17 जोड़े 40, 14 में 15 जोड़े 55, 55 में 25 जोड़े कितना हो जाएगा 80। 80 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। क्या ये ऑप्शन में है, 16, 18, 20, 27, बिल्कुल है, आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन मैं बोल के आपको अच्छे से करा रही हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन है आपका कि विच एक्ट डील्स, विच एक्ट डील, ऐसा कौन सा एक्ट है जो वर्कमैन की, जो लेबर है उसकी सेफ्टी को भी देखता है, हेल्थ को भी देखता है और वेलफेयर को भी देखता है। अब इसको देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि तीनों चीजें हैं, तो कौन सा एक्ट हो सकता है। मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस तो नाम से समझ में आ रहा है वेजेस को ही देखेगा, तो ये नहीं हो सकता। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है, ये भी नोट कर लेना, 1923 है, तो हो सकता है अगली बार आ जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो एक्ट है वो कब बना, तो 1923 में बना था। ठीक है, तो
ये भी नहीं हो सकता। वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ति के लिए होता है। अगर किसी कारण से किसी लेबर को फैक्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मशीनरी वगैरह, जैसे अगर मान लो उसका हाथ कट गया या कोई भी ऐसा कोई बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया या कुछ भी हुआ, तो उसमें क्या है कि कंपनी एक कंपनसेशन देगी। और वो क्या होती है, कंपनसेशन के अंदर फंड उनका ही कटता है, सैलरी का एक पार्ट होता है जो। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन भी नहीं हो सकता। फिर आ गया ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है, सौदेबाजी का रिलेटेड है, 1926 का। ये भी नहीं हो सकता। सौदेबाजी में हम हमारी हेल्थ और उसको कैसे देखेंगे। तो बच गया फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो फैक्ट्री एक्ट ही तो बना था ना 1948 में। तो उसके अंदर क्या दिया गया था, यही सब कुछ कि लेबर जो है वो उसकी सुरक्षा हो, उसकी सेहत सही रहे, सब कुछ। तो वो हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया जी, आपके 2 प्रैक्टिकल रह गए। एक क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मैं वही बता रही हूँ, 2-3 क्वेश्चन आने हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा। पिछले 10 क्या आप 15 साल के पेपर देख लो, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रैक्टिकल ना आया हो। और एक थ्योरेटिकल, देखिए ये कह रहा है NSOT 3 पार्टनर थे। रेशो क्या था जी, 5, 3 और 2। रेशो में प्रॉफिट को आराम से अपना डिवाइड कर रहे थे। अब एस ने क्या किया, रिटायर हो गया। वो एस रिटायर हो गया। तो एन और टी ने क्या किया, उसका हिस्सा ले लिया। कितना हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा ले लिया जी 2:1। तो अब न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट रेशो। देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। हम लोगों ने +2 में जब स्टार्टिंग के अंदर पार्टनरशिप करी होगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे। देखिए पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास है जी ये जो हिस्सा किसका, एस का हिस्सा है 3:10 और इसका 2 में 2/3 किसने ले लिया, एन ने ले लिया। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6/30 और सेम ऐसे ही अब वो क्या हो गया जी 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टी का हिस्सा है 3/30 ये ले लेगा टी। अब इसको एन को मिल गया ये और टी को मिल गया ये। तो अब हमने नया रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सी बात है, जितना वो पहले ले रहे थे इसमें ऐड कर देंगे, नया रेशो निकल आएगा। तो एन कितना ले रहा था, एन ले रहा था 5/10 प्लस कर दो 6/30 30 एलसीएम आ गया। तो फटाफट से हमने क्या करना है 5 15 प्लस में 6 21/30 और उसके बाद दूसरा कितना ले रहा है 2/10 प्लस में 3/30 30 एलसीएम 6 + 3 9/30 तो 21/9। क्या ये है, ये तो नहीं है। अब क्या करें 3 से डिवाइड कर दो 7:3 7:3 है, बिल्कुल है। 8:3 नहीं है, 4:7 नहीं है, 7:4 नहीं है, 7:3 है, बिल्कुल है। यही हमारा आंसर है, टिक कर दो फटाफट से। ठीक है, आ गया समझ में आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कई बार तो जाने वाला अपना हिस्सा दे के जाता है, कई बार हमने बस एज्यूम करना होता है कि उसका जो हिस्सा है वो दोनों ने बराबर बराबर ले लिया, अगर कोई मेंशन नहीं है तो। फिर आ गया जी एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली है, वो भी बिल्कुल आसान है। इन्वेस्टमेंट है जी 1000 की, कैश फ्लो हुआ 1080 का, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू सीधी सी बात है 80 रुपीज का डिफरेंस है, तो 1000 का 80 कितना हो गया 8% ही तो हो गया ना। क्या 8% आंसर में है क्या 7.12
8%, 8.16, 7.28, तो हमारे पास 8% आंसर है इसका। कर देंगे इसको, ठीक है। डिविडेंड वाला भी हो गया, 8 आंसर था, इसका भी 8 आंसर है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके अगली बार भी आएंगे। 3 साल के पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ मैं पिछले सालों के भी क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। लगभग 8 साल के क्वेश्चन हम लोग, 8 साल के जो पिछले सालों के पेपर हुए हैं वो हम लोग कवर करेंगे, 2000 लगभग 11-12 से लेकर अब तक के। लेकिन मेन फोकस हमारा 3 ईयर के क्वेश्चन पे रहेगा। मैंने जो टॉपिक कराए हैं वो भी आपको 3 ईयर के क्वेश्चन बेस पे ज़्यादा कराए हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी बेसिक एडवांस काफ़ी कुछ कराया हुआ है। पिछली जितनी वीडियोस हैं उनको आप लोग देखेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जो क्वेश्चन है ना मैडम, इसी में से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग, नई तरंग। और डेट बढ़ चुकी है तो उसका फ़ायदा उठाइए। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको अपना कल भर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।